नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कुछ लोग ये शिकायत कर रहे थे कि जब से ये जो विश्वीय आतंकवादी तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, तब से जो भारत का जो मीडिया है बस उसी को दिखा रहा है, जबकि कुछ देशों ने इसके दिखाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ये दिखाने का क्या मतलब है? वो विश्वीय आतंकवादी संगठन है, विश्व के लिए खतरा है, भारत के लिए सबसे पहले खतरा है और ये वो आतंकवादी संगठन झूठ बोल करके कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, शायद उसे कोई कह रहा है कि वो जो अगवा जो किडनैप किए गए थे, अगवा किए गए थे 150 भारतीय उसको ला करके एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। ये सब उसका नाटक हो सकता है। हर बहुत बड़ा शातिर अपराधी अपनी छवि को बदलने के लिए बहुत कुछ करता है। ये कम्युनिस्ट पार्टी जो चीन में 10 करोड़ लोगों का नरसंहार करके कब्जा की थी, वो भी बहुत कुछ करते। आज लोगों को पैसे बांट रही है, लोग उसको लेने के शर्त तैयार हैं। ये जितने भी अफ्रीका के जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उसके कर्जदार हैं। पाकिस्तान खुद कर्जदार है, ईरान भी कर्जदार है। तो कहाँ कोई विचार कर रहा है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है 10 करोड़ लोगों को मार करके ये सत्ता इसने हथियाई है। तो इसी प्रकार जो है जो बड़े अपराधी होते हैं वो अपनी छवि सुधारने के लिए कुछ झूठ बोल करके ऐसे वैसे, लेकिन ये सभी को समझना चाहिए, विश्व को भी समझना चाहिए। यदि वो आतंकवादी वो 50 साल पहले भी है तो आज भी है, बस मौके की तलाश है। आज भी चीन जो है अपने ध्वंस के कारण, अपने उसी प्रवृत्ति के कारण जो है जो 14 देश उसके साथ लगे हुए हैं वो विस्तारवादी नीति से परेशान है और उसका सिर्फ जवाब देने वाला अकेला भारत है। तो खैर, अब ये बातें अपने स्थान पर तो सत्य हैं। तो अब रही बात मीडिया, तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये मीडिया जो है तभी से वो कितना क्रूर है, किस तरह से हत्याएं किया है, किस तरह से अभी भी गोली चला रहा है, जो भी तमाम बातें होंगी। अब हमने तो देखा नहीं, लोग बता रहे थे। लेकिन इस मीडिया को दिखाने के पहले हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन ये अच्छी तरह से जान लें ये मीडिया क्या है। मीडिया 60-70 सालों से पैदा किए गए, पाले पोसे गए
जीएनपीसी के द्वारा है। जीएनपीसी क्या है? भारत की सबसे बड़ी यानी भारत की दुश्मन और बहुत घातक दुश्मन और बहुत ही घातक देशद्रोही, गद्दार, शातिर अपराधी और बहुत ही खूंखार औपनिवेशिक ताकत है और इस देश को लूटने वाली। ये वो ताकत है, उसी के द्वारा ये कुछ मीडिया जो है उसके चमचों ने स्थापित किया हुआ है और पूरा मीडिया उसी के द्वारा पाला पोसा गया है। तो वो क्या दे सकता है हमारे देश को? एक आध अपवाद को छोड़ दीजिए, लेकिन बट इन मैस यानी बड़ी तादाद में ये वही देगा। तो हमारे भारतीय भाई बहनों को इस मीडिया को झेलना पड़ेगा। ये मीडिया ये उसी तरह से गद्दार है, उसी स्तर की देशद्रोही है जिस तरह से ये राजनीतिक पार्टियां, जीएनपीसी, वाम दल, समाजवादी पार्टी, ये सब देशद्रोही किस्म के हैं। अब कोई हमसे कह रहा था कि समाजवादी पार्टी कैसे देशद्रोही है हो गई? अरे भाई, जिसकी सह से शफीकुर रहमान और टी.एस. हसन जैसे लोग तालिबान का समर्थन करते हों, इसी देश में रहते हुए, इसी देश का खाते हुए, इसी देश के लोगों से प्यार पाते हुए, इसी देश से सम्मान पाते हुए, अब उनकी हमदर्दी जो है वो तालिबान के प्रति हो रही है, तो निश्चित है कि वो देशद्रोही हैं। और चूँकि जिसकी शाह से, जिसके आशीर्वाद से, जिसके शाह से, जिसके समर्थन से वो तालिबान की हमदर्दी दिखा रहे हैं, तो वो भी जो है वो देशद्रोही है। तो इसको दिखाने के बजाय वो सब तालिबान को दिखाना है, तो मीडिया। तो भारतीय वाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से बस यही कहना चाहेगा कि जिस वक्त आप इन काले अंग्रेजों को जो कि जीएनपीसी है, वाम दल हैं, सपा है, बसपा है, आरजेडी है, टीएमसी है, जेडीयू, जेडीएस है और शिवसेना है, टीडीपी है, एनसीपी है, अकाली है, डीएमके है और बीजेपी है, इसको नष्ट में नाबूद कर देंगे, तो इस तरह के मीडिया से भी इस देश को भी और आपको और हम सभी को निजात मिल जाएगी। ये उन्हीं के बूते जो है ये चल रहे हैं, ये उन्हीं बूते चल रहे हैं और चलाए जा रहे हैं। तो कहने को तो संकट नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा संकट है। संकट जो है, जिस तरह की संस्थाएं बनाई गई हैं, हालांकि संस्थाओं में कोई दोष नहीं रहता है, किस तरह के तत्व उसको चला रहे हैं, किस तरह के तत्व उसमें घुसे हुए हैं, सारी समस्या उससे है। तो ये जो मीडिया है, अब मीडिया में जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, माने कि ये टेलीविज़न वाला, ये और गद्दारी कर रहा है। अब इस विषय पर अलग से वीडियो यदि मुमकिन होगा तो जारी किया जाएगा। इनका चरित्र जो है हमेशा देश के खिलाफ रहा है और ये मतलब कि शब्द जो है, शब्दों के मायने, उसकी गहराई, उसकी गंभीरता, सब कुछ जो गद्दारी का जो शब्द है वो सब इनके आगे बौना दिखता है। इतने बड़े गद्दार हैं इस देश के ये चैनल वाले। लेकिन यदि ईमानदारी से बात की जाए तो ये सारे चैनल वाले और भी ताकतें हैं, वो किसके शासन में पाली जा रही हैं, किसके संरक्षण और किसके वरदहस्त आशीर्वाद से चल रही हैं,
मोदी जी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार के अधीन ये सब ये मीडिया चैनल जो कि घोर देशद्रोही हैं, वो माने देश के खिलाफ। अब कोई डायरेक्ट पूछे कि देश के खिलाफ क्यों नहीं है, इसको दिखा करके हमारे अपने ही देश में नफरत फैलाना और इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे एक भारतीय समाज के तबके को निशाना बनाना, ये सबसे बड़ा देशद्रोह है। बशर्ते और बजाय कि किसके की परिचर्चा ये कराते हैं कि भाई ये तालिबान का मुकाबला भारत कैसे करेगा, भारत को कैसे संगठित होना चाहिए, भारत की क्या क्या कमजोरियां हैं, इस पर वो नहीं करेंगे। और जानते हैं कि यदि इस पर वो करेंगे तो उनको इस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। अंदर जीएनपीसी है, वाम दल हैं, सपा हैं, ये सब भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है। और इनको बगैर समाप्त किए भारत तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन का खात्मा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो भारत के अंदर जो है ये तालिबान से भी अधिक खतरनाक ताकतें हैं। और यदि भारत भारत के अंदर जो तालिबानी ताकतें हैं, जीएनपीसी के रूप में, वाम दलों के रूप में, सपाइयों के रूप में और टीएमसी के रूप में, ये खतरनाक जो है वो तालिबानी ताकतें हैं भारत के खिलाफ। और भारत में जैसा कि बताया गया है कि हमारे देश की जो पारंपरिक ताकत रही है, हमारे रामायण का आदर सभी पूरा भारतीय समाज करता है, किसी भी पंथ में विश्वास रखता हो। रामायण में प्रभु राम के चरित्र का, उनके आदर्श का सभी सम्मान करते हैं, सभी इज्जत करते हैं और दिलों में बसाते हैं। भुनाने वाले तो हैं ये चुनाव के लिए बीजेपी वाले, लेकिन उनको जानना चाहिए कि प्रभु श्री राम की इज्जत, उनका सम्मान प्रत्येक भारतीय भाई बहन करता है, वो अपनी बपौती न समझें। तो उनकी इज्जत सभी करते हैं। तो उसी रामायण की कथा के अनुसार जो और इसको पहले भी बताया गया है, लेकिन जब भी इस तरह का संदर्भ आएगा वो बताया जाएगा, क्योंकि इतना प्रासंगिक और महत्वपूर्ण वो प्रकरण है कि जब रावण के छोटा भाई विभीषण जब अपने बड़े भाई रावण को समझा रहा था कि भाई प्रभु राम से संधि कर लो, मेल मिलाप कर लो, वो क्षमा कर देंगे और प्रभु बहुत क्षमाशील हैं, वो किसी भी बात का वो बुरा नहीं मानते हैं और माता सीता को वापस कर दो। तो रावण बहुत ही अपने अहंकार में कि हमने तो माने शंकर भगवान से और किसी और प्रभु ब्रह्मा जी से कहाँ से वरदान प्राप्त किया है। और ये छोटे छोटे राजकुमार, कोमल राजकुमार, ये जो है ये क्या लड़ेंगे हमसे, और ये क्या कर सकते हैं और क्या बिगाड़ सकते हैं। बस इसी अहंकार में वो बिल्कुल डूबा रहता था, वो सुनने को तैयार नहीं था। तो आखिर में वो विभीषण ने कहा कि तुम ये जो समझ बैठे हो कि वो कोमल राजकुमार हैं, इस मुगालते में मत रहो। तो वो जो चौपाई है, जो कि मैंने पहले भी सुनाया था, विभीषण ने कहा उस अहंकारी रावण से कि तात राम नहीं नरभू पाला, तात राम नहीं नरभू पाला, भुवनेश्वर कालम कर काला।
तो ये तात्मान भाई, ये नर भूपाल नहीं है, ये सिर्फ माने नर भूपाल, नर माने माने मानव और पृथ्वी के पालक राजा मात्र नहीं है, ये भुवनेश्वर माने तीनों लोक के स्वामी, कालों के काल हैं। काल होता है ना, किसी का अंत करने वाला, उसके भी काल है, तब जाकर के कुछ सकते में आया हो, फिर भी वो बात नहीं माना। तो उसी प्रकार भारत में प्रभु राम के आशीर्वाद से ये कालों का काल बन सकता है, ये सैकड़ों तालिबान का अंत कर सकता है। तालिबान जैसे लोगों के कालों का काल बन सकता है, बशर्ते ये अपने अंदर का जो तालिबानी जो ताकतें हैं उनका पहले खात्मा करें। और निश्चित तौर पर ये जेएनपीसी, वामदल, सपा, टीएमसी इत्यादि जो है बड़े खतरनाक किस्म के भारत के अंदर तालिबानी ताकतें हैं। तो इस पर चर्चा करने के बजाय ये देश के दुश्मन, देशद्रोही मीडिया सिर्फ हमारे देश में नफरत फैलाने के लिए और हमारे भारतीय समाज के एक तबके पर माने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ओवरटली या कोवर्टली निशाना बनाने के लिए इस तरह का ये षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए ये देश के बहुत ही खतरनाक दुश्मन हैं मीडिया वाले। अपवाद एक आध छोड़ दीजिए। लोग कहेंगे भाई कैसे आप कह रहे हैं, जैसे एनडीटीवी का मालिक कौन है? एनडीटीवी का मालिक है प्रणय राय। प्रणय राय जो है वो जेएनपीसी का चमचा है। न्यूज़ 24 की मालकिन कौन? न्यूज़ 24 की मालकिन कौन है? अनुराधा प्रसाद। अनुराधा प्रसाद कौन है? राजीव शुक्ला की पत्नी या बीवी। राजीव शुक्ला कौन है? जेएनपीसी का चमचा। इसी प्रकार तो ये आता क्या है, इंडिया टुडे समूह का, ग्रुप का चैनल है। और इंडिया टुडे जो समूह और ग्रुप है उसका मालिक कौन है? अरुण पुरी। अरुण पुरी कौन है? जेएनपीसी का चमचा। तो इसी प्रकार और जानकारी आप प्राप्त करेंगे तो जितने भी चैनल हैं उसको इस जेएनपीसी के चमचों ने स्थापित किया हुआ है। तो यह देश के बहुत बड़े दुश्मन हैं ये, लेकिन इनका भी खात्मा मानो हो सकता है। पहले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इन देश के दुश्मन जो ताकतें हैं, जेएनपीसी, वामदल, और इनको जो वेलवेट रेवोल्यूशन, एक शांतिमय क्रांति माने न कहीं कोई डिस्टर्बेंस करना है, न कोई धरना है, न कोई प्रदर्शन है, न कहीं आपको न धूप खाना है, न पसीना करना है। बस ये मन की ताकत है और ईवीएम मशीन, इसमें आप जो है पूरी ताकत से, और वो बंट करके नहीं, सभी भारतीय भाई बहन एक साथ भारतीयता के आधार पर आप इनको नस्ते में नाबूद करिए, सारे रास्ते यहीं से खुलेंगे। इसलिए भारतीय जनता दल बराबर कहता है। तो कोई ये भी कह रहा था कि अब माने लोग कह रहे हैं कि भाई कि सारा दोष यहीं से है। बात सही है। यदि हम ठीक से अपने विचारों का इस्तेमाल करें और इन ताकतों को हरगिज नहीं भेजना है ये ठान लें, तो काफी कल्याण जो है वो हो जाएगा। एक कहावत है, जब से जागिए तभी से सवेरा। जो पिछला क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको छोड़ दीजिए, पिछला सब अंधेरा। जब से जागिए तभी से सवेरा। लेकिन हाँ,
पिछले से बस ये सीख लीजिए कि अब आगे से इन समाज में विखंडन करने वाली जो ताकतें हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये बीजेपी और ये जीएनपीसी, वाम दल, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस, एनसीपी, शिवसेना, इनको नष्ट में नाबूद करना है और सभी भारतीय भाई बहन एक होकर के। और यदि आपको जिस स्तर की सेवाएं का जिक्र करता है भारतीय जनता दल, जिस इज्जत के और जिस नागरिक प्रतिष्ठा के आप हकदार हैं, यदि वो यदि वापस उसको रिस्टोर होना चाहते हैं आप लोग, तो भारतीय जनता दल को वो जो सत्ता का उपकरण है लाने के लिए, देने के लिए आप लोग जो है वो समर्थन दे सकते हैं। सत्ता के उपकरण से तुरंत तो नहीं, समय लगता है, क्योंकि ये सिस्टम और ख़ास करके जो मशीनरी है, जो तंत्र है, जो कर्मचारी है, जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, ये 60-70 सालों से एक आदत विशेष, शैली विशेष में वो ढाले गए हैं। उनको जनता के हित में, देश के हित में उनसे काम लेने में वक्त लगेगा, संघर्ष लगेगा जी। माने जितना संघर्ष चुनाव जीतने में होगा या चुनाव को संपन्न कराने में या इन देश विरोधी ताकतों को नष्ट में नाबूद करने में होगा, उससे ज़्यादा ताकत भारतीय जनता दल को ये सत्ता का उपकरण मिल जाएगा। तो देश हित में, आवाम के हित में, ये उस तंत्र से, कौन सा तंत्र, जिस तंत्र से इन सबों ने अपना स्वार्थ साधा हुआ है, तो उसको एक नई संस्कृति, नए वर्क कल्चर, नए एम्बियंस और नया माहौल में काम लेना में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन हो जाएगा, यही विश्वास है भारतीय जनता दल को। तो इसलिए भारतीय जनता दल सीधे ये इस बात का प्रचार नहीं करता है कि आप सीधे भारतीय जनता दल को वोट ही करिए, लेकिन आप सोच समझ के करिए। अब ये स्वस्थ रूप से ये फैसला आपको करना है कि यदि देश में एकता लानी है, बिखराव को तोड़ना है, भारतीय माहौल लाना है, भारतीयता आधारित आपसी एकता, आपसी सद्भाव, आपसी सम्मान, आपसी अखलाक, मोहब्बत, प्रेम, सब कुछ स्थापित करना है और नागरिक की तरह आपको इज्जत बख्शनी है और पूरा सिस्टम जो है, पूरा तंत्र जो है, आपको नागरिक की तरह इज्जत दे, ऐसा माहौल चाहिए। जो आपको परेशान करने की नीयत से, आपको पैसे ऐंठने की नीयत से आपको 10 चक्कर न वो लगाए, इस तरह का माहौल चाहिए। और सुरक्षा आपको माने हर वक्त मिलती रहे, कोई आपराधिक वृत्ति का हो, वो अपराध करने के पहले 1000 बार वो सोचे या वो खौफ उसको हो, वो तमाम तरह की बातें हैं। यदि ऐसा माहौल चाहते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता दल को अपने आशीर्वाद के जरिए, माने अपने समर्थन के जरिए सत्ता का उपकरण माने देने का रास्ता बनाइए। ये सारी चीज़ें मुमकिन होंगी, लेकिन विवेक जो है वो आप लोगों का है। भारतीय जनता दल बस ये कर रहा है कि भाई कि हमारे भारतीय भाई बहन यानी शुद्ध अंतःकरण से वो और आवाम परिस्थिति से, देशभक्ति के नियत से जो है इस कर्तव्य का पालन करें, सारे रास्ते खुल जाएंगे। और देशभक्ति जो है वो बहुत ज़रूरी है। देशभक्ति बहुत ज़रूरी है। देशभक्ति के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ का शून्य होना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे भी
जैसे कुछ ऐसे भी फ़ोन आते हैं भारतीय जनता दल के पदाधिकारी के पास, वो टुकड़ों में आरक्षण। अच्छा हाँ, आरक्षण की बात आई तो एक बात शायद ये सुनने में आया है कि कम से कम काफ़ी तादाद में, और ट्विटर के जरिए वो ट्विटर टैग किया गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को आरक्षण के खिलाफ कि हम जिस भी स्थिति में हैं वो रह लेंगे, जी लेंगे। आरक्षण जो ओबीसी का आरक्षण या कोई भी आरक्षण को समाप्त करिए। ये बहुत ही शुभ संकेत है। अब हम तो पूरे भारतीय आवाम से ये निवेदन करेंगे कि आरक्षण को समूल समाप्त करने के लिए जो भी मीडिया आपका बनता है, ट्विटर है, फेसबुक है, कू ऐप है, यूट्यूब पर है, बिल्कुल जो है इस आरक्षण को समूल समाप्त करने के लिए एक जो है वो एक सैलाब सा उनके सामने, श्री मोदी जी के सामने, बीजेपी वालों के सामने, और जितने भी राजनीतिक दल हैं जो कि इसी पर अपने रोटी सेकते हैं, इसी पर राजनीति चलाते हैं, उनको भी उनके सामने भी ये सैलाब, कौन सा सैलाब, आरक्षण समूल समाप्त होना चाहिए, इसका सैलाब उनको दिखना चाहिए। और आरक्षण और उसी प्रकार जो है भारतीय एकता का भी जो है इससे भी जरूरी एक माने अभियान वो चलाने की आवश्यकता है। तो एक सुखद वाली बात। तो वैसे कितना भी सैलाब किया जाए, जो आशंका है, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि इसमें हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे जीएनपीसी हो, और भी पार्टियां, आरक्षण के बूते पर इनको वोट मिलता है। तो शायद आरक्षण को समाप्त करेंगे ऐसी आशा तो नहीं लगती है इनसे। तो इसलिए इनसे आरक्षण वो समाप्त की आशा करना इनसे व्यर्थ है। और 100 बात की एक बात होती है या 100 सुनार की एक लुहार, जो भी कहावत माने इसके लिए उपयुक्त हो, इनको नस्थ में नाबूद, इन दलों की जो इन शक्तियों को जो राजनीतिक दलों के बीच में है, इनको समूल समाप्ति जो है वो मतपेटी के जरिए और ईवीएम मशीन के जरिए, इसके लिए जो है वो मन में बिल्कुल कटिबद्ध हुई है, मन में ठानी, वहीं से रास्ता मिलेगा। और ये क्या है, और मतलब कितना भी ट्विटर के जरिए उसके जरिए किया जाए तो क्या ये समाप्त करेंगे आरक्षण को तो इसीलिए लागू किए थे ताकि उनको वोट मिले, सत्ता मिले। तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है, इनको नस्थ में नाबूद करिए। और वो यदि उस तरह का माहौल चाहिए, सेवा चाहिए, तो भारतीय जनता दल को वो जिम्मेदारी आप दे सकते हैं। परसों एक महान हस्ती का निधन हुआ, कल्याण सिंह जी का, जो ये कट्टरवादी तत्व हैं, जो कि प्रभु राम के नाम को भुनाते हैं, जय श्री राम बोल करके, और इस तरह से दिखाते हैं कि हिंदू सनातन के रक्षक वही हैं। तो उनकी तारीफ कर रहे थे कि उनके मुख्यमंत्री काल में वो बाबरी मस्जिद गिराई गई, और ये उनका सबसे बड़ा दोष था कि उन्होंने एफिडेविट दिया, हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट को कि नहीं, हम जो है इसकी रक्षा करेंगे, और उस हलफनामे के विरुद्ध उन्होंने काम किया।
अपने अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं किया, इसके लिए बिल्कुल वो दोषी माने जाएंगे कल्याण सिंह जी, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ तक संविधान का सवाल है और नियम कानून का प्रश्न है, लेकिन चूंकि जिस पार्टी से वो जुड़े थे तो उनकी भी कुछ अन्य व्यवस्थाएं हैं, तो इस व्यवस्था को भी मैंने वो कबूल करने चाहिए सबको। लेकिन इसके अलावा तो जितने भी ये बीजेपी के समर्थक कट्टरवादी तत्व जो है उनकी तारीफ कर रहे थे कि उनके मंत्रित्व काल में वो बाबरी मस्जिद गिराई गई, और यहाँ तक कि वहाँ केंद्र से फ़ोन आ रहे थे तो बोले कि हाँ भाई लोग उसको गुंबद को तोड़ रहे हैं, लेकिन मैं उनके ऊपर गोली नहीं चलाऊंगा। तमाम इस पर वो कल्याण सिंह का आकलन कर रहे थे। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ, इस पर ये जो बीजेपी में जो घुसे हुए हैं वो बीजेपी में, और मोदी जी भले बोले सबका साथ सबका विश्वास और सबका चार बोलते हैं ना कि सबका साथ और सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, ये सब झूठा उनकी एक मानसिकता की बानगी जरा लीजिए, उनके अंदर के लोग किस तरह से सोचते हैं लोग। तो कल्याण सिंह को इसलिए महत्व दे रहे थे कि उनके मुख्यमंत्री काल में ये बाबरी मस्जिद का ढांचा जो है वो ध्वस्त हुआ, और वो सब इस बात को उद्धृत कर रहे थे कि वो केंद्र सरकार से फ़ोन आ रहे थे कि भाई कि क्या कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गुंबद को तोड़ रहे हैं, लेकिन मैं उनके ऊपर गोली नहीं चलाऊंगा। इस बात का उदाहरण देते हुए वो बीजेपी के जो समर्थक हैं, बीजेपी में जो कट्टरवादी तत्व हैं, वो इस तरह से वो कर रहे हैं। तो इससे पूरा देश बीजेपी की वास्तविक मानसिकता को पहचाने और इसको भूल जाए कि जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास हो ही नहीं सकता। तो जब इस तरह का एक पोस्ट आया, हमारा भी एक जो है वो व्हाट्सएप का समूह है, तो उसमें हमने बस यही लिखा, हालांकि बाबरी मस्जिद वाले मामले पर कोई प्रतिक्रिया हमने नहीं दी, इसलिए नहीं दी कि वो जिस पार्टी से जुड़े हैं वो उनकी व्यवस्था जरूर है, तो उनकी व्यवस्था को देखते हुए, उनकी लाचारी को देखते हुए उस पर कोई टिप्पणी भारतीय जनता दल ने नहीं किया। लेकिन उनकी महानता जो और क्षेत्रों में थी, खास करके एक माने बिल्कुल सख्त किस्म के प्रशासक थे, यानी बिल्कुल एबल एडमिनिस्ट्रेटर, और सख्त माने चरण सिंह के बाद यदि कोई सख्ती वाला शासन आया मुख्यमंत्री के रूप में तो वो कल्याण सिंह ही थे। दूसरा उनका योगदान ये रहा, और बहुत बड़ा योगदान, कि जो शिक्षा होती है या तालीम होती है किसी समाज की बुनियाद होती है, और उसमें जो नकल करने की जो कुप्रथा है ये सबसे बड़ा दिमक है उसका। तो नकल को कुचलने का जो उन्होंने साहसिक का कदम उठाया, उसके लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश उनका ऋणी है। नकल को पूरी तरह से वो कुचल दिए थे, और नकल के रहते शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, और उनके हटते ही ये मुलायम नकल को फ्री कर दिया, अखिलेश ने फ्री कर दिया। लेकिन ये कल्याण सिंह ही थे कि नकल ऐसी, यानी वो कुप्रथा को बिल्कुल कुचल के रख दिए थे। तो ये उनका वो, क्योंकि नकल जो है उस शिक्षा का जो है सबसे बड़ा दुश्मन है, और शिक्षा किसी भी शिक्षा या तालीम
किसी भी समाज की बुनियाद होती है। तो इसके महत्व को वो समझते थे। और एक उनका और योगदान रहा, बिजली विभाग पहली बार बहुत सख्ते में आ गया था। उसके भ्रष्टाचार की जड़ें वो पकड़ लिए थे। एकाध उनको मुख्यमंत्री का काल और मिल गया होता, इस बिजली विभाग जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है उसको सीधा कर दिए होते। ये क्षमता थी उनमें, लोग बताते हैं और हमने भी देखा है कि इतनी खूबियों वाले वो शख्सियत थे वो। तो कल्याण सिंह को इस रूप में देश याद करे। भारतीय ताकत दल भी नमन इसी श्रद्धा भाव से करता है। और वो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से भी निवेदन करता है कि स्वर्गीय कल्याण सिंह को इन्हीं योगदान को देखते हुए और उसी श्रद्धा भाव से उनकी इज्जत करें और नमन करें। और बीजेपी कट्टरवादियों को तो छोड़ दीजिए, उनको बस वही बाबरी मस्जिद ही और जो है वो राम मंदिर ही बस दिखता है। उनकी मानसिकता तो बहुत ही सड़ी हुई है, रॉटन। ये क्या देश को दे सकते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन कल्याण सिंह का जो योगदान अभी जो बताया गया है उस रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। और भारतीय जनता दल उसी रूप में उनके महत्व को पहचानता है और अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी पहचानवाता है। और ये भी निवेदन करता है कि उत्तर प्रदेश के लोग और पूरे देश के लोग उनको इसी रूप में इसी योगदान के लिए उनको याद करें और उनको श्रद्धा सुमन या जो भी श्रद्धा भाव उनके प्रति व्यक्त करें, इसकी आवश्यकता है। तो एक बात और, किसी ने पूछा कि भाई उनको 2 बार बीजेपी छोड़ना पड़ा था। किसी ने पूछा कि कल्याण सिंह को 2 बार बीजेपी वो छोड़ना पड़ा था। तो जब मैंने अब देखिए, अब बीजेपी वाले नहीं बोलेंगे, बड़ी तारीफ कर रहे थे कि भाई उनके चूँकि उनका उनकी जो संकीर्णता है बस मंदिर मस्जिद तक है। बाकी उनको देश से मतलब है ही नहीं, आवाम से मतलब है ही नहीं, आवाम के दुख दर्द का उनकी समस्याओं से मतलब है ही नहीं इन बीजेपी वालों को। बाकी सब नाटक है उनका। तो और उनकी तारीफ बस इसीलिए कर रहे थे कि उनके जो है उनके मुख्यमंत्रित्व काल में वो 12वीं मस्जिद का ढांचा गिराया गया और तमाम इस तरह से बातें उसी मतलब इसलिए वो उनकी तारीफ इसी संदर्भ में कर रहे थे। तो जब किसी ने ये पूछा कि भाई ये जब इतने प्यारे थे वो बीजेपी के लिए कल्याण सिंह, तो 2 बार उनको बीजेपी छोड़ना पड़ा था, तो वो चुप। बीजेपी वाले वास्तव में इस देश के सबसे बड़े धोखेबाज, सबसे बड़े गद्दार हैं। इसका जवाब उनको नहीं बना, लेकिन मैंने उस पर जवाब लिख दिया कि यही अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह ने इतने कुशल प्रशासक कल्याण सिंह के खिलाफ साजिश किया और उनको एक नहीं 2 बार बीजेपी वो छोड़ना पड़ा था। हालांकि बीजेपी छोड़ करके भी उनको शांति नहीं मिली और फिर वापस आए। लेकिन जो 2 बार उनको बीजेपी छोड़ना पड़ा, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी और राजनाथ सिंह मिलकर के जो साजिश किए थे उनके खिलाफ, उसका ही दुष्परिणाम था। इस पर जो है बीजेपी वाले बोलने को तैयार नहीं है। तारीफ तो कर रहे थे। तो बीजेपी वाले जो है इस देश के सबसे धोखेबाज, सबसे धोखेबाज जो कल्याण सिंह के साथ जो इतनी बड़ी साजिश किए,
तो समझ जाइए कि इस बीजेपी का चरित्र क्या है। वो भारतीय अवाम ताकत दल जो संघर्ष कर रहा है भारतीय एकता के लिए, भारतीयता के लिए, उसमें आज जो मानसिकता बनाई गई है इस जेएनपीसी के द्वारा लोगों में, और इसके बाद ये बीजेपी वालों ने जो मानसिकता बनाई है, उससे बहुत दिक्कतें आ रही हैं, उससे बहुत दिक्कत है। इसलिए भारतीय जनता ताकत दल इस मानसिकता से जो है वो लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। जब भारतीय जनता ताकत दल भारतीयता की बात करता है और भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, इसकी बात करता है, और भारतीय एकता और राष्ट्रभक्ति ये हमारे भारत राष्ट्र के लिए मूल मंत्र है, इसकी बात करता है, तो ये बीजेपी वाले जो है ये बात उनको नागवार गुजरती है। कौन? राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए। जरा इसको समझने की आवश्यकता है, और वो बहुत गंभीर बात है। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मुखौटा पहने हैं, और दो लोकसभा का चुनाव पूरे देश में राष्ट्रवाद के नाम पर ही जीते हैं। आज राष्ट्रवाद की असलियत बताने के लिए कि भाई राष्ट्रवाद हो या कोई भी वाद हो, राष्ट्रभक्ति हो, सब भारतीयता और भारतीय एकता की कसौटी पर कसा जाना है। इसलिए ये बीजेपी वाले आज इस समय सबसे बड़े दुश्मन हो गए हैं इस भारतीय जनता ताकत दल के। और आप लोगों ने देखा होगा कि कभी ये एकता के कुत्ते, बताइए, एकता अपने आप में कितनी महान चीज होती है, देश के लिए भी, समाज के लिए भी, परिवार के लिए, सबके लिए, और भारत राष्ट्र के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बिखराव की ही का ही षड्यंत्र, और उसी षड्यंत्र का इन सबने नाम दे रखा है, राजनीति चल रहा है। इसलिए भारतीय जनता ताकत दल इससे चिंतित होकर के भारतीयता आधारित एकता के लिए ये प्रयास कर रहा है, और अपने भारतीय भाई बहनों से निवेदन कर रहा है, और सभी जो है इस तरह की जो ताकतें हैं उनको नष्ट में नाबूद करने की बात करता है। कि कहाँ पर? कहीं और नहीं, सिर्फ ईवीएम मशीन पर और मतपेटी पर, और किसी को नहीं बख्शना है। ये सब के सब खतरनाक काले अंग्रेज हैं। काले अंग्रेजों का, आप सफ़ेद अंग्रेजों के विषय में आपने सुना होगा, लेकिन सफ़ेद अंग्रेजों की औलाद और उन्हीं से शिक्षा मिले हुए, जानते हैं कि जो ब्रीड होता है वो उनसे भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये अंग्रेजों से भी अधिक खतरनाक हैं ये सब, और विभिन्न रूपों में हैं। सत्ता हथियाने के लिए एक दूसरे का विरोध जरूर करेंगे, लेकिन इनका चरित्र एक ही है, इस समाज को तोड़ना, इस समाज को बिखेर कर रखना, और उसी बिखराव में ही अपनी वोट और सत्ता का षड्यंत्र करना, और उसी जिस षड्यंत्र का इन सबों ने नाम दे रखा है राजनीति। तो इन सबों ने जो मानसिकता फैलाई हुई है, आज भी 2.5 साल से ऊपर कम से कम यूट्यूब के माध्यम से भारतीय जनता ताकत दल ये प्रयास कर रहा है। जनता भी आ रही है, लेकिन कुछ ऐसे तबके पड़े हुए हैं जिनसे अभी अपेक्षित वो अपेक्षित जो है वो सहभागिता, जो उसमें भागीदारी नहीं हो पा रही है, आना बाकी है। तो दोष उनका नहीं है, जो मानसिकता जो बैठाई गई है इन देश विरोधी ताकतों के द्वारा। मैं एक नमूना आपको बता रहा हूँ। कई
बीजेपी समर्थक, आरएसएस समर्थक, वो हमेशा यही से शुरू करते हैं, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति। मैं उनसे बस एक ही सवाल करता हूँ कि जिस देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की आप बात करते हैं, यदि उससे बेहतर, उससे शुद्ध चीज़ आपको बताई जाए, तब तो आप मानेंगे, तब तो आप जो है उसको समर्थन देंगे। क्या सब बिल्कुल सही। तब उनके सामने ये पेश किया जाता है कि ये जो आरएसएस वाले कर रहे हैं, ये जो बीजेपी वाले जो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, ये नकली और झूठा है। असली ये चीज़ है कि जब तक भारतीय एकता नहीं होगी, भारतीयता आधारित भाईचारा नहीं होगा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव नहीं होगा, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान नहीं होगा, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग नहीं होगा, भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, आपसी अखलाक मोहब्बत नहीं होगी, तब कौन सा राष्ट्रवाद, कौन सी देशभक्ति? इसको जब विस्तार से कहा जाता तो इस बात को तस्दीक करते हैं वो जो बीजेपी के समर्थक और बीजेपी के और आरएसएस समर्थक इस बात को मानते हैं कि ये है बेहतर, उससे फार बेटर राष्ट्रभक्ति भी, राष्ट्रवाद भी। तो हमारे इस बीजेपी के जाल में फंसे हुए आदरणीय जो उसके समर्थक, आदरणीय भारतीय भाई बहनों से निवेदन है कि उसके झूठे और नकली और छद्म और कपटपूर्ण राष्ट्रवाद के जाल से बाहर निकलिए। भारतीय जनता दल का, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जो कि राष्ट्रवाद के नाम पर उसे जुड़े हुए हैं, वो राष्ट्रवाद उनका नकली है, धोखेबाज है, देश को तकलीफ देने वाला है और कपटपूर्ण है और छलपूर्ण है। उसके मोह माया, उसके हाथकंडे से उसको मोह माया से बाहर निकलिए, उसके हाथकंडे के शिकार होने से बचिए। और ऐसा ही निवेदन जो बीजेपी का जो जमीन से जुड़ा हुआ नेतृत्व है, निचला जो नेतृत्व है और आवाम से जुड़ा हुआ जो उनका जो नेतृत्व है, उनसे भी यही निवेदन है कि बीजेपी के झूठे राष्ट्रवाद को छोड़ करके जो इस देश को चाहिए भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित सद्भाव, भारतीयता आधारित भाईचारा। अब देखिए, भारतीय जनता दल भारतीयता आधारित भाईचारे की बात करती है और बीजेपी वालों ने जो जिन तंजीमों को, जिस ग्रुप को खड़ा किया है, जैसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह जो है, वो इसी भाईचारा का मजाक उड़ाता है। इसी से इनको पहचान लीजिए। भारतीय जनता दल भारतीयता आधारित भाईचारे की बात करता है और ये जरूरी है भी। उसी का दूसरा रूप है गंगा जमुनी तहजीब, दुआबी तहजीब। कई रूप है, रूप तो कई हो सकते हैं। उसी को पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है इसी भाईचारा का मजाक उड़ाता है और कहता कैसे है कि भाईचारा कुछ नहीं है, भाईचारा में एक भाई है, चारा है, तो वो भाईजान हो गए और हम चारा बन के रह गए। तो बताइए, तो भारतीय भाईचारा के प्रति जिसकी ऐसी भावना हो, बीजेपी में ऐसे लोगों की, वह इस मुल्क के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं।
और उस पर से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर बराबर निशाना, और हाँ बराबर निशाना, और इस्लाम आस्था पर बराबर निशाना। तो इसी से बीजेपी का जो असली जो चरित्र है वो सामने आता है कि उसके मन में क्या है। मन में बहुत खतरनाक बात। अब जैसे योगी जी हैं, योगी जी को देख लीजिए, वो लगता ही नहीं कि उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, वो लगता है कि वो किसी पंथ विशेष के मुख्यमंत्री हैं। 11,000 दीपक जलाना, कांवड़ियों की यात्रा पर फूल बरसाना, लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगता है कि वो पंथ विशेष के मुख्यमंत्री हैं, और कहते हैं कि हम जो गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे वो तो निकम्मा किस्म का ये मोदी बैठा हुआ है, नहीं तो 1 सेकंड में इनको जो है वो सिखा देता कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ उसकी हिम्मत नहीं है कि वो कह दे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं। उस पद पर वही काम रह सकता है जो कि इस बात का एहसास दिलाए उसको गर्व से कहना भी नहीं है, इस बात का एहसास दिलाए कि हम सिर्फ शुरू से आखिर तक सिर्फ भारतीय हैं। लेकिन गर्व से कहो हम हिंदू कहते हुए वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ है। ये दुर्भाग्य देखिए, तो वो इस काबिल नहीं है। या तो उसको अकल नहीं है, लेकिन मैंने समझता है कि मुख्यमंत्री के पद पर उसको इतनी बेसिक नॉलेज नहीं होगी, जरूर होगी, लेकिन जानबूझकर दुष्टता और उसके जितने भी काम हैं, मैंने बस एक तमगा लूटते हैं कि हमने अपराध मुक्त कर दिया और अपराधियों का खात्मा कर दिया। मुख्तार अंसारी का अक्सर जो है वो प्रकरण आता है, लेकिन ये सवाल है वह योगी आदित्यनाथ जी से कि आपने उस मुख्तार अंसारी अपराधी को ख़त्म किया है कि अपराध को ख़त्म किया है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्तार अंसारी को ख़त्म करने से अपराधी ख़त्म हुआ है, अपराध नहीं। यदि अपराध को ख़त्म करना है तो उस अपराध या अपराधी से जुड़े हुए जहाँ तक वो तार जाते हैं और कहाँ से उसको संरक्षण मिलता है, कौन उसको ताकत देता है, जब तक उसको समाप्त नहीं किया जाएगा अपराध खत्म नहीं होगा। और जनता को राहत अपराध खत्म होने से है, न कि अपराधी के खत्म होने से है। इतनी छोटी सी बात, मोटी सी बात, बेसिक नॉलेज आपको भी होनी चाहिए। तो मुख्तार अंसारी का जब भी प्रकरण आएगा तो मुलायम सिंह ने किस प्रकार, मैंने मुलायम सिंह की सरकार को, लोग कहते हैं कि भाई मुलायम सिंह की सरकार को ये मुख्तार अंसारी चलाता था, माफिया पीछे से, और उस मुख्तार अंसारी के लिए एक डीएसपी यानी यूपी पीसीएस क्वालिफाइड पीपीएस सर्विस का उसको इन्होंने टार्चर किया, मानसिक प्रताड़ना दी, और इस कदर मानसिक प्रताड़ना दिया कि उसको इस्तीफा दे करके उसको नौकरी छोड़नी पड़ी, इस्तीफा दिया। तब भी उसके पीछे पड़े रहे, तब भी उसको जो है किसके लिए, मुख्तार अंसारी के लिए। तो अब यही सवाल आता है इनके ऊपर, योगी आदित्यनाथ के ऊपर, जब तक मुलायम सिंह ऐसे अपराधियों को आप खत्म नहीं करेंगे, और वही उपाय कि जैसे आपने मुख्तार अंसारी की संपत्तियों पर आपने बुलडोजर चला करके तमगा लूटा था, जनता के हित के लिए, जनता की भलाई के लिए मुलायम सिंह, अखिलेश यादव की सारी संपत्तियों को जब तक आप वो जो है ध्वस्त नहीं करेंगे, और इस प्रकार के और लोग भी होंगे, हम कहते हैं कि सिर्फ अखिलेश यादव और जो है वो मुलायम सिंह नहीं होंगे,
और भी इस तरह से जो जो अपराधियों को संरक्षण देते होंगे। बीजेपी में भी कई होंगे, कोई ब्रजेश सिंह करके है जो बीजेपी में है। क्यों बचा हुआ है वो? जो कि बीजेपी में है। इसीलिए अपराध के भी मामले में जातिवाद देखना, अपने पार्टी का देखना, इससे जो है थोड़ा बहुत तमगा तो आप लूट लेंगे, लेकिन इस प्रदेश को, प्रदेशवासियों को, भारतीय भाई बहनों को राहत मिल नहीं सकती। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।